नमस्कार। अब तुर्की से और पाकिस्तान के दूसरे मित्र देशों से प्लेन आ रहे हैं। अब भी ये खबर मैंने आपको 3 दिन पहले दी थी। अब भी आ रहे हैं, रात में लैंड कर रहे हैं, कहीं नूर खान एयरबेस, कहीं कराची बेस। क्या कर रहा है पाकिस्तान? और एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान ने मक्का अलायंस ज्वाइन कर रखा। मक्का अलायंस के बारे में बात करें तो मक्का अलायंस वो अलायंस है जिसको पाकिस्तान ऐसे दिखा रहा है कि ये नेटो बन गया, अब हम सेफ हैं। सऊदी अपने लोगों को दिखा रहा है कि भाई साहब हमें खुद लड़ने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान हमारे लिए लड़ लेगा। टर्की कुछ ऐसा दिखा रहा है कि मैं इस एरिया का यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन गया हूँ। देखो सऊदी और पाकिस्तान मेरे साथ हैं। सब अपने अपने पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। मक्का अलायंस के बारे में अभी तक बहुत ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं है। क्या साइन किया किसी को नहीं पता है। कुछ कुछ स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि है क्या मक्का अलायंस। लेकिन इस मक्का अलायंस में कुछ और कंट्रीज ज्वाइन करना चाहते हैं। खासतौर से एक भिखमंगा देश है हमारे पड़ोस में, बांग्लादेश, वो भी ज्वाइन करना चाह रहा है। लेकिन फैक्ट्स बिल्कुल अलग है। फैक्ट एक ये भी है कि पाकिस्तान तुर्की से खरीद क्या रहा है। फ्री में तो नहीं दे रहा होगा ना। मक्का अलायंस ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि फ्री में हार्डवेयर मिले। खरीद क्या रहा है? मोस्ट प्रोबेबली ड्रोन्स खरीद रहा है। क्या करेगा इन ड्रोन्स का? बलूचिस्तान पे बड़ा हमला करेगा, क्योंकि इंडिया पे तो हमला करने का सोच भी नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से टेररिस्ट एक्टिविटीज कितनी हुई हैं कश्मीर में, बाकी जगह भूल जाइए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान घबराया बैठा है और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज से बच के बैठा है। हमारे साथ हैं हरिमोहन जी। हरिमोहन जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये जो सामान उठा रहे हैं और सामान पहुंच रहा है तुर्की से, क्या ये तुर्की अपने आप को पाकिस्तान को एक्विप कर रहा है? ये लड़ाई किससे करना चाहता है? बलूचिस्तान में एक ऑपरेशन वैसे चल रहा है इस समय, या अफगानिस्तान के लिए या इंडिया के लिए? भैया सबसे पहले तो थैंक यू। देखिए, अगर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो अभी मतलब नागनाथ, सांपनाथ और जैसे कहते हैं ना तीसरा भी कोई नाम हो सर्पनाथ, तीनों के तीनों एक जगह पर बैठकर जिसे कहते हैं शोर मचा रहे हैं, या यूं कहें भक्ति, या यूं कहें एक साथ नाच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, तीनों का नेचर है डसना। और उससे बड़ा सवाल ये है कि ये क्या तीनों किसी प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक साथ आए हैं और एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट एक साथ आए हैं? मुझे ये बताइए। अगर हम नाटो की बात करते हैं तो नाटो का बेसिक जो प्रिंसिपल था, या जिस बेसिक थॉट के बिहाफ पर नाटो बना, उसमें एक कॉमन एनिमी था यूएसएसआर। कॉमन आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, और कॉमन ऑब्जेक्टिव था कलेक्टिव सिक्योरिटी, वन फॉर ऑल फॉर वन। और एक कॉमन वॉल थी जिसे आयरन वॉल कहा जाता था, और आयोनिक सी टू एरिट्रिया सी समथिंग, कुछ मैं उस सीज का नाम भूल गया, जिसमें सभी एक लेवल पर एक साथ रशिया या यूएसएसआर से दुश्मनी रखते थे। कॉमन आइडियोलॉजी अगर थी, कॉमन एनिमी था, तो वन फॉर ऑल फॉर वन का कंसेप्ट इजीली एस्टेब्लिश हो सकता है। ये हमें समझना। यहां पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की जिस चीज की बात कर रहे हैं, जिस वजह से बात कर रहे हैं, जिस कॉमन एनिमी की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि क्या तीनों का कॉमन एनिमी ईरान है? मैं इस चीज में बहुत ज्यादा एग्री नहीं कर पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अगर भरोसा करने की बात की जाए तो क्या तुर्की और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं ईरान के नाम पर? जबकि अभी कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि पाकिस्तान ने ईरान के जो फाइटर जेट्स थे, अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए उनको अपने यहाँ पार्क करवा दिया। यानी पाकिस्तान ईरान को उस लेवल का एनिमी नहीं मान रहा जिस लेवल का एनिमी सऊदी अरेबिया ईरान को मानता है, और जिस लेवल का एनिमी तुर्की ईरान को मानता है। मेरा ऐसा मानना।
अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप मुझे ये बताइए, और उसके बाद दूसरा, तुर्की का जो इम्पोर्टेंट या जो बेसिक रीजन है इस इस्लामिक नाटो या मक्का एग्रीमेंट में आने का, क्या वो ईरान है? मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। तुर्की का बेसिक रीजन ईरान को टारगेट करना कम, और बेसिक ऑब्जेक्टिव ईरान को टारगेट करना कम, और इजराइल को, साइप्रस को, ग्रीस को टारगेट करना ज्यादा है, क्योंकि तुर्की को ईरान से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम तुर्की को ग्रीस से है, हो साइप्रस सकता से है है, हो सकता है उससे भी अमेरिका के बड़ी। लिए हो सकता है अमेरिका के लिए मुखबिरी कर रहा हो, जैसे अब मैं, जैसे हाँ, मदुरो वाले केस में किया। मुझे ऐसा लगता है, हाँ कह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुर्की की ट्रंप से बहुत ज्यादा बनती नहीं है, और इन तीनों की मुखबिरी करने के लिए इनको इतना एफर्ट करना पड़ेगा, मुझे इतना कुछ लगता भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितने भी सिस्टम्स हैं या जो कुछ भी है, पाकिस्तान के अंदर जासूस ही इतने ज्यादा हैं CIA के, कि पाकिस्तान वाले मतलब क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब चीजों की जानकारी है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी रॉयल फैमिली की हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास मिलेगी, तो मुझे उसमें भी, बल्कि मैं तो यहां तक और मानता हूं कि अमेरिका जाते जाते ये ना कह रहा हो कि इस ईरान को काउंटर करने के लिए तुम तीनों को एक साथ मैं खड़ा कर देता हूं, पीछे मैं खड़ा हूं, तुम मक्का एग्रीमेंट कर। तुम तीनों का एक जो बेसिक एपेटाइट है, इनसिक्योरिटी वाला कंसेप्ट है, खासकर सऊदी अरेबिया का जो इनसिक्योरिटी वाला जो रीजन है, वो शांत हो जाए। भाई सऊदी अगर अमेरिका पीछे हटता है और अमेरिका ये कहता है कि यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है या इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि मैं इस इलाके में रह के तुम्हारे नाम पे ईरान से लड़ूं, तो सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर अमेरिका से बात कर रहा है, तो अमेरिका उस सिक्योरिटी के नाम पर कुछ तो गारंटी देगा। तो उसने गारंटी के नाम पर ये कहा कि तुम तीनों मेरे ही अलाय हो, तो तुम तीनों एक साथ आ जाओ ईरान के अगेंस्ट। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को एक बेनिफिट भी है कि अल्टीमेटली ये जो एग्रीमेंट किया है, जो जिसे कहते हैं अलाइज इकट्ठे लाया या एक कॉपरेशन बनाया इन तीन कंट्रीज का ईरान के अगेंस्ट, यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं चाइना को फंसाने की बात की गई, क्योंकि चाइना जो है वो तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान तीनों से रिलेशंस बढ़ा रहा था, इनफैक्ट बढ़ा चुका था। इसमें पाकिस्तान तो सीपेक का एक पार्ट था, और तुर्की जो है वो BRI का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका था, और चाइना के नाम पर वो अमेरिका से लड़ भी चुका था, नाटो कंट्रीज के साथ बहस भी कर चुका था, और उससे बड़ी बात ये कि अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि चाइना जो है वो ईरान के साथ था। अब ऐसी सिचुएशन में जब ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया हो गया, तो इस एंगल को थोड़ा सोचना चाहिए कि ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया जैसे ही हुआ है, दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है, मतलब सऊदी अरेबिया हुआ है, लड़ाई हो रही है, ऐसे में चाइना के सामने दुविधा होगी, भाई अमेरिका तो सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा हुआ है, तो चाइना के साथ दुविधा है कि वो ईरान के साथ जाए या सऊदी अरेबिया के साथ जाए। अगर वो सऊदी अरेबिया के साथ, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर वो सऊदी अरेबिया के साथ जाता है चाइना, तो ईरान नाराज है, और अगर ईरान के साथ जाता है तो सऊदी अरेबिया नाराज है। तो हम इस पूरे मक्का एग्रीमेंट में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया से बाहर नहीं निकल पा रहे देखने को। एक बात सोच कर देखिए, अगर मैं इस पूरे एग्रीमेंट को अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, तो मुझे यहाँ पर चाइना को दुविधा में फंसते हुए देख पा रहा हूं कि या तो चाइना ईरान के साथ खड़ा होगा या सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा। अब ऐसे में चाइना न्यूट्रल रह के ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ गेम कर रहा है। इस लड़ाई के होने के बाद चाइना के पास ऑप्शंस लिमिटेड हो गई। अब अगर चाइना पाकिस्तान के साथ अपना रिलेशन रखता है तो ईरान नाराज होता है। अब अगर चाइना ईरान के साथ रिलेशन रखता है तो पाकिस्तान नाराज होता है। तो मेरे को तो इसमें कोई प्रॉब्लम लगी नहीं थी, मेरे को तो दोनों में से एक प्रॉब्लम लग रही है कि भाई चाइना इसमें ज्यादा फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब चाइना को दोनों चारों देशों के साथ चाइना के बहुत अच्छे रिलेशंस बन चुके थे, और इस इलाके पे अपना एक डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर रहा था। याद कीजिए, सऊदी अरेबिया, मतलब जब यूक्रेन से वॉर शुरू हो जाती है, तो यूक्रेन से वॉर के बाद असलियत में एक बीच में थोड़ा सा पीस टाइम आया, तो जब वो थोड़ा सा पीस टाइम आया था उसमें
व्लादिमीर पुतिन जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई का विजिट करके जाते हैं, शायद 2023 की बात है अगर मुझे सही से याद है, दिसंबर 2024 23 में, 24 में इलेक्शन थे, 23 में पुतिन 6 और 7 दिसंबर को विजिट करके जाता है। उसका 10 दिसंबर को जो मुनीर है वो पाकिस्तान अमेरिका जाता है और वहां एक खेल इस्टेब्लिश किया जाता है और उसके बाद जो भी खेल हुआ उसमें ईरान के इजराइल की लड़ाई शुरू हो जाती है, वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते ईरान तक आ जाती है। यहाँ इस बड़ी गेम के अंदर हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ से खेलते हुए तुर्की और सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश करता है और एक पूरा अलाइज का एक ग्रुप बनाता है। यहां पर अमेरिका का बेनिफिट मुझे साफ नजर आ रहा है कि ईरान को आइसोलेट करने से ज्यादा फैक्टर जो टारगेट है इस इलाके से चाइना के डोमिनेंस को खत्म कर देना है, खुद एक स्टेप पीछे हटके, और इनको ये कह देना कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो। तो मुझे ईरान की लड़ाई के अंदर चाइना और रशिया का एंगल ज्यादा नजर आ रहा है। जिस चाइना और रशिया को अगर हम देखेंगे तो इन चारों कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि तुर्की के रशिया के साथ भी रिलेशन सुधर रहे थे, तुर्की के जो हैं वो चाइना के साथ भी रिलेशंस बहुत अच्छे हो चुके थे बीआरआई का पार्ट बनने के बाद, अब वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। एक तरफ खड़े होंगे ना, ईरान के साथ वो लड़ाई खत्म नहीं होने देगा, लड़ाई जारी रहेगी। ईरान गुस्से में आके सऊदी अरेबिया पे हमला करेगा। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, अगर ईरान सऊदी अरेबिया पे हमला करेगा तो ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस पर क्या असर होगा, वो भी तब जब पाकिस्तान के अंदर 20% शिया मुस्लिम्स हैं और पाकिस्तान का जो जनरल असीम मुनीर है वो ये साफ तौर पर कह चुका है कि अगर तुम्हारे को ईरान इतना ही पसंद है तो ईरान चले जाओ, ऐसी एक मीटिंग की खबर आई थी। तो अगर ये वो इतने हथियार किस चीज के लिए आ रहे हैं? अब मैं वही चीज कह रहा हूं, अब मैं इस पे आ रहा हूं कि मेरा एक एंगल अगर समझ में आ गया होगा, इसमें लोग चाइना का प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि चाइना का भी रोल है, चाइना का भी रोल है। अब चाइना या तो बैलेंस करने की पोजीशन में है और पाकिस्तान एक दलाल है, या पाकिस्तान दलाल से भी ज्यादा मैं कहूंगा एक वेश्या, जिसके लिए अमेरिका और चाइना दोनों उसके एक पैसा देने वाले यार हैं, और वो एक के साथ कुछ कुछ करके लिपस्टिक बिंदी लगा के दूसरे के पास पहुंच के कहती है उसको मनाने पहुंच जाती, यानी इसने दोनों को सहलाना है, दोनों को मनाना है। तो चाइना अगर यहां पर खड़ा हुआ दिखाई भी दे रहा है पाकिस्तान के मामले में, तो वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के को काउंटर करने के नाम पर यहां पर दिखाई दे रहा है। अब मैं ये मानता हूं कि अगर चलो एक बार को कि अमेरिका और चाइना एक हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। अमेरिका और चाइना अभी एक नहीं हुए हैं, अभी इन दोनों कंट्रीज के बीच में तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला है और ये डोमिनेंस एस्टेब्लिश हुआ है। मुझे यहां तक नजर आ, तभी तो अमेरिकन एम्बेसडर कश्मीर गए थे, जाकर के बोल रहे थे हाँ, कश्मीर इंडिया अब का यहाँ पार्ट पर है। खेल हमें खेल यहाँ पर भी दिखाई देना है कि अब अमेरिकन एम्बेसडर कश्मीर क्यों गए, क्योंकि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, चाइना को भी इसमें इन्वॉल्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अमेरिका को अगर चाइना को इन्वॉल्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अमेरिका ने सिग्नल करने के लिए जो गौर जो है, सर्जियो गौर है, क्या नाम है उसका, उसको अमेरिका कश्मीर भेजा और ये कहा कि हाँ ये अभिन्न अंग है, सबसे ज्यादा चाइना पाकिस्तान सुलगेगा। अब अमेरिका एक चूड़ी ही तो, एक नट बोल्ट ही तो टाइट कर रहा है कि मानेगा या नहीं मानेगा। अब एक रिलेशन, अब यहां पर हम काउंट करते हैं कि पाकिस्तान इतने सारे हथियार क्यों खरीद रहा है, बिल्कुल सही बात है। क्या वो एक बड़ी वॉर की तैयारी कर रहा है? तो इस मक्का एग्रीमेंट जिसके अभी टर्म्स कंडीशंस बाहर नहीं आए हैं, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा सा ऐसा तो नहीं है नहीं आए होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आ गए होंगे। नहीं बस कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट हाथ में नहीं है अभी तक किसी के। अभी किसी के हाथ में अगर तो डॉक्यूमेंट हाथ में नहीं है, जब आ जाएगा तब की तब देखी जाएगी, और सिक्योरिटी एजेंसी अगर कुछ अच्छा कर जाएंगी तो फिर उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा एक बात और देखिए, इन तीनों कंट्रीज में तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान सबसे बुरी तरीके से इंटरनल सिचुएशंस और पड़ोसियों के साथ फंसा हुआ कौन है? क्या तुर्की में किसी तरीके का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है? मुझे तो नहीं लगता। क्या सऊदी अरेबिया के अंदर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है? शायद मुझे याद नहीं आ रहा, मैं फ्रेंकली बता रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को उठाकर देख लीजिए, उसके बाद आप बलूचिस्तान को देख लीजिए,
खैबर पख्तूनवा को देख लीजिए, टर्मोइल है, और इस लेवल पर टर्मोइल है कि अगर ज्यादा टाइम तक ये ऐसे ही चलते रहे तो पाकिस्तान के अंदर कभी अगर फ्रैक्शंस आ गए और ये टूट गया तो उसके लिए कोई बचा नहीं पाएगा इसको। इस लेवल पर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है। अब सवाल यही है, कोई भी कंट्री एक बड़ी वॉर की जब तैयारी कर रहा होता है तो उसके लिए सबसे पहली बात ये होती है, प्रायोरिटी ये होती है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जितने भी हैं उनको सेटल करें। या तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बातचीत से सेटल होंगे, तो आंसर है नहीं। आज के दिन वो इतनी दूर पहुंच चुके हैं कि कम से कम बातचीत से तो बहुत जल्दी सेटल नहीं होने वाले, और तालिबान जब तक खड़ा हुआ है तब तक तो अब बातचीत तो सेटल होने वाले नहीं है। जब जब जो तालिबान लाहौर को इंडियन सिटी बता दे और ये कह दे कि हाँ इंडियन सिटी और डीएनए समथिंग, तो उसका तो मतलब एक अलग ही जाता है कि हाँ भैया दो तरफ से थप्पड़ पड़ गए। एक तरफ से अमेरिका से थप्पड़ पड़ गया कि कश्मीर इंडिया का है, इंटीग्रल पार्ट है, और दूसरी तरफ चाइना से थप्पड़, तालिबान से थप्पड़ पड़ गया कि लाहौर भी इंडिया का है। अब अच्छा, आप सबसे सोच बड़ी कर बात पता है देखिए। क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है पता है? जो फंक्शन जिसमें ये बोला था लाहौर इंडिया का है, उसी फंक्शन में चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव भी था और फिलिस्तीन का रिप्रेजेंटेटिव भी था। फिलिस्तीन तालिबान के साथ खड़ा दिख रहा है, जो कि पाकिस्तानी सैनिक मार रहा है, और पाकिस्तान पता नहीं क्यों फिलिस्तीन फिलिस्तीन चीख रहा है। मुझे एक बात बताइए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, हम फिलिस्तीन को पाकिस्तान को फिलिस्तीन समर्थक कैसे मान सकते हैं जबकि इसी पाकिस्तानी आर्मी ने 25,000 फिलिस्तीनियों को जान से मारा था। नहीं, तो क्या आज फिलिस्तीनियों ठीक को है ना। वो लड़ाई या वो ब्रुटैलिटी याद नहीं है क्या, बिल्कुल याद या है। वो इतनी जल्दी भूल गए होंगे? नहीं, बिल्कुल याद है, आज भी याद है, अच्छी अगर तरह से उन्हें याद है। आज अगर उन्हें आज भी याद है और अच्छे तरीके से याद है, तो यार मैं वही तो चीज कहूंगा ना कि, और पैलेस्टीनियंस को तालिबान के साथ सपोर्ट में आने से क्या प्रॉब्लम है? अब अच्छा एक बात और, पैलेस्टीनियंस तालिबान के साथ ही क्यों खड़े हुए ये सोचिए। क्या पैलेस्टीनियंस सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हुए हैं? तो मुझे ऐसा लगता है आज के दिन फिलिस्तीनियों को जितना सपोर्ट ईरान से मिल रहा है उतना सपोर्ट किसी भी दूसरी अरब कंट्री से नहीं मिल रहा। और अगर पाकिस्तान ये मक्का अलायंस बनाता है तो एक सिंपल लॉजिक अगर देखें तो तालिबान पाकिस्तान से जो लड़ रहा है, ईरान जो इस मक्का अलायंस के लोगों से लड़ेगा, तो तालिबान ईरान के साथ जाएगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा, मेरे को समझने में ज्यादा देर नहीं लग रही। बाकी अब सभी अपना अंदाजा लगाकर देख। तो अल्टीमेटली हमारी जो नॉन अलाइंड पॉलिसी थी, नॉन अलाइनमेंट की, उसकी पॉलिसी के पीछे का रीजन यही तो था कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और हम ऐसे किसी अलायंस में नहीं घुसेंगे जिसका काम ही लड़ना हो या जिसकी वजह से किसी दूसरे की लड़ाई हमारे गले पड़े। असलियत में इस अलायंस में घुसने के बाद पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, अपने बॉर्डर के दो दुश्मन जो आपस में भी लड़ते थे उनको एक कर दिया। सही बात। अब अगर हम ये सोचें कि तालिबान मक्का अलायंस का हिस्सा बनेगा तो वो किससे लड़ने के लिए बनेगा? तो तालिबान तो मक्का अलायंस का हिस्सा बनने वाला नहीं, ईरान तो मक्का अलायंस का हिस्सा बनने वाला नहीं, और ऐसे में पाकिस्तान मक्का अलायंस का अगर हिस्सा बन गया है तो उसके दो पड़ोसी वेस्टर्न बॉर्डर वाले ईरान और तालिबान वो एक हो जाएंगे, और जैसे ही वो एक हो जाएंगे तो दुश्मन तो पाकिस्तान हो गया उनका। तो पाकिस्तान अगर इस मक्का अलायंस को इंडिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए हथियार इकट्ठे करने का एक जरिया बनाना चाहता है और सऊदी अरेबिया से पैसा ऐंठने का एक जरिया बनाना चाहता है इंडिया के अगेंस्ट, तो मुझे थोड़ा सा एक डाउट इसलिए है कि पहली बात, क्या वो इंडिया से लड़ पाएगा अगर वेस्टर्न बॉर्डर ही पूरा डिस्टर्ब हो जाए, यानी ईरान और तालिबान दोनों के दोनों दुश्मन बन जाए? तो पहली बात। दूसरी बात, क्या पाकिस्तान को उसका बेनिफिट मिल पाएगा अगर सऊदी अरेबिया को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के नाम पर इंडिया ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी लगे बाकी दुनिया की किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में? भाई सऊदी अरेबिया और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस हैं, और यही सऊदी अरेबिया इंडिया के लोगों को एज एन लेबर अपने यहाँ बुलाता है काम करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट पार्टनर की फॉर्म में भी देख सकता है। लेकिन इतना पैसा और इन्वेस्टमेंट ना तो तुर्की के पास है ना पाकिस्तान के पास है। तो मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि क्या सऊदी अरेबिया का प्रिंस सलमान इतना बड़ा बेवकूफ होगा कि इंडिया को रिजेक्ट करके, इंडिया को साइड करके पाकिस्तान को अपना दोस्त, इतना पक्का दोस्त बना लेगा कि कल को अगर पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई होती है तो सऊदी अरेबिया अपनी मिसाइलें, तोपें, आर्मी जो उसकी बहुत प्रीशियस आर्मी है
उनको इंडिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए भेज देगा? मैं इस चीज में थोड़ा सा कम सोच पा रहा हूँ। और अगर उसने लड़ने के लिए भेजा और इंडिया ने जिस तरीके से अपना पोस्चर ग्रीस और साइप्रस के अगेंस्ट खड़ा किया और तुर्की को पसीने आ गए, इंडिया ने जिस तरीके से अपने मिलिट्री वेपन्स आर्मेनिया को भेजे, जिसकी वजह से तुर्की इस टाइम पर, तुर्की और अजरबैजान की हालत खराब है, और अजरबैजान हमारी जो मिसाइल्स हैं और एयर डिफेंस सिस्टम है उसको समझ के, ब्रह्मोस मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को समझ के इंडिया के साथ दोस्ती की बातें करने के ऊपर आ गया। अगर इंडिया ने ऐसी कुछ मिसाइलें, बराक जो ब्रह्मोस मिसाइल है और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरान को दे दिया, तो नुकसान किसका है? राइट, बिल्कुल सही। मतलब आप सोच कर देखिए, एक सिंपल लॉजिक सोच के देखिए, चलो ईरान को नहीं दिया, सऊदी अरेबिया के कितना, अच्छा यूएई को दे दिया, सिंपल यूएई को दे दिया। आजकल सऊदी अरेबिया और यूएई की बन नहीं रही है। यूएई तो इंडिया से भी मांग रहा है ब्रह्मोस। मैं वही तो चीज कह रहा हूँ ना, यूएई को हमने ब्रह्मोस दे दी और हमारा जो आकाश 3 एयर डिफेंस सिस्टम है पूरे का पूरा जो डेवलप कर रखा है वो सारे का सारा उठा के पकड़ा दिया। यूएई को इसराइल भी दे रहा है, यूएई को बराक वो दिया, आयरन डोम दिया है। हाँ, अब यूएई को आयरन डोम इसराइल से, अच्छा अब सोच कर देखिए, यूएई को आयरन डोम इसराइल से मिल गया, आकाश तीर इंडिया से मिल गया, दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। और अगर यूएई जाके रशिया की गोद में बैठ गया और वहां से उसे ब्रह्मोस, वो क्या नाम है, S-400 वगैरह मिल गए, तो अब आप मुझे ये बताइए कि एयर डिफेंस सिस्टम कितना अच्छा हो गया। और यही यूएई यमन के अंदर सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट लड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही। अब सोचकर देखिए, यूएई अगर एक ऐसा अलाइन बना लेता है, इजराइल, यूएई और इंडिया मिलकर, जिसमें ग्रीस भी अगर शामिल हो जाता है, जिसमें इंडिया कहता है मैं तेरी लड़ाई तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन तेरे को इतने अच्छे अच्छे हथियार दे दूंगा कि तू किसी से भी लड़ेगा तो भारी पड़ेगा, बेशक छोटा है, और डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा दे दूंगा कि तेरे ऊपर कोई दूर दूर तक पहुंचेगा नहीं, चाहे कोई सा भी हुआ। तो अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया, क्योंकि यूएई से बन नहीं रही है उसकी, और यमन के अंदर लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये दोनों के दोनों, मतलब किसको फायदा हो रहा है? तो सऊदी अरेबिया यही तो चाहेगा कि पाकिस्तान को ये कहे कि भैया मान जा, इंडिया से दुश्मनी मोल मत ले, और इंडिया को बार बार फोन करके ये कहेगा कि इंडिया भैया प्लीज ये आकाश तीर और ये दूसरी चीजें जो हैं ये मेरे अगेंस्ट भी यूज हो सकती हैं, ब्रह्मोस वगैरह, तो इसलिए प्लीज यूएई को मत दो। तो इंडिया के पास तो एक बार्गेनिंग चिप है ना, इंडिया के पास तो एक बार्गेनिंग जा सकता है, और वो भी दिया जा सकता है, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, पिनाका मल्टीवैल रॉकेट लॉन्चर जो हमने, हाँ, पिनाका मल्टीपल रॉकेट सिस्टम्स, और ये यूएई को अगर दे दिया, और यूएई को ये कह दिया कि ठीक है तेरे को और कुछ नहीं तो चल छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे, तो पसीने किसको आएंगे? और दुनिया जिस तरीके से बढ़ रही है, वॉर की तरफ बढ़ रही है, और अलाइनमेंट्स हो रही हैं, और अगर इसी अलाइनमेंट के अंदर पाकिस्तान इंडिया की अगर दुश्मनी होती है और इंडिया ईरान को थोड़ी सी स्माइल पास करके बात कर लेता है, तो पेट में किसके दर्द होगा? राइट। तो मुझे ये दो एंगल्स ज्यादा नजर आते हैं कि अमेरिका ने एक अलाइनमेंट बनाया, एक पूरा का पूरा अलाइज बनाए, और इस अलाइनमेंट को अगर हम देखते हैं तो वो ईरान के अगेंस्ट बना के एक तीर दो काज किए कि दुश्मनी इतनी बढ़ा के वो तो निकल लिया, ये आपस में लड़ते रहेंगे और ये कहेंगे दोनों में से कोई एक चुन ले, और चाइना या तो ईरान को चुनेगा या इनको चुनेगा, और अगर वो ईरान को चुनता है तो, और ये तीनों दुश्मन होते हैं, और अगर पाकिस्तान को चुनता है तो इंडिया के फिर भी बल्ले बल्ले है भाई, ईरान और सब चीजें। और इसके बाद पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर डिस्टर्ब है तो हमारे बॉर्डर को शांति मिलेगी, और अगर ये पाकिस्तान का इंटरनल टर्मोइल इतना ज्यादा बढ़ जाता, मुझे एक चीज और लगती है, पता नहीं क्यों, एक इंट्यूशन है, और ये मैं आज से नहीं, ये मैं तब से स्पेक्युलेट कर रहा हूं जब से गलवान क्लैश हुआ और डिस्कस नहीं किया, लेकिन आज मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि अंदर खाते सबको पता है कि इंडिया की चाल क्या है। एक 26-27 एक 2 साल ऐसे जाने वाले हैं जिसमें 26 का बड़ा हिस्सा निकल चुका है, जिसमें चाइना ताइवान की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ताइवान से लड़ाई होगी और ताइवान पे कब्जा होगा। अब एक सीन इमेजिन करके देखते हैं, हाइपोथेटिकली सीन इमेजिन ये कर सकते हैं कि ताइवान से अगर चाइना लड़ना शुरू करता है तो जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया सारे के सारे लड़ेंगे,
ऐसा तो है नहीं ताइवान को छोड़ देंगे। और अमेरिका का इस लड़ाई को सुलगाकर, इस फ्रंट को सुलगाकर निकलने के पीछे का एक बड़ा लॉजिक या बड़ा रीजन जो है वो ये है कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना हमला करना की तैयारी करता है तो अमेरिका इस फ्रंट पे फ्री रहे और ये तीनों के तीनों मिलकर ईरान से लड़े और अमेरिका खुलकर ताइवान के मामले में कम से कम शुरुआत में लड़ाई कर सके और चाइना को काउंटर कर सके, क्योंकि ताइवान यूक्रेन नहीं है और ताइवान ज्यादा लंबे टाइम तक चाइना को नहीं बचा पाए। और चाइना ने जो बोट्स ले रखी हैं वो कोई फाइटर प्लेन्स या फाइटर बोट्स नहीं है, बल्कि जो गश्ती बोट्स नहीं होती कोस्ट गार्ड टाइप की वो है। और कोस्ट गार्ड का एक खास बात ये है कि उनके अंदर जो सैनिक है उनको भर के ताइवान के अंदर उतारा जा सकता है। और ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है जिसके पास बहुत बड़ा स्पेस नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए, तो वहां चाइना को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको कब्जा करने के लिए। तो अमेरिका उस लड़ाई को लड़ना चाहेगा और अमेरिका को वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि अमेरिका ने ईरान के फ्रंट को सुलगाया और उस फ्रंट को सुलगाकर ईरान के चारों तरफ ईरान को घेरने के लिए 3 फ्रंट्स खोल दिए, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की, और ये कहा कि तुम संभालो। अब अगर ये लड़ रहे होते हैं और ईरान के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं तो ईरान से ये लोग अगर लड़ लेंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका को सिर्फ हथियार सप्लाई करने और बाकी चुप बैठना है और पूरा फोकस जो है वो ताइवान के ऊपर करना है ताकि उस फ्रंट पे लड़े। अब इस सिचुएशन को इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखिए कि चाइना जो है वो लड़ रहा है ताइवान से। अब इंडिया क्या करेगा? एक, चाइना के बॉर्डर पे अपना फोर्स बढ़ाएगा। अगर इंडिया चाइना के बॉर्डर पे फोर्स बढ़ाता है और चाइना का ध्यान भटकाता है तो चाइना को भी अपनी आर्मी का एक सेक्शन इंडिया की तरफ लगाना पड़ेगा, भले ही ना लड़े, लेकिन बड़ा सेक्शन अगर खड़ा भी हो रखा है तो भी। लेकिन उसका दूसरा पार्ट इमेजिन करके देखिए, पाकिस्तान अपने वेस्टर्न फ्रंट पर बिजी है और इंडिया जो है उसने एक छोटा सा सेक्शन जो है वो चाइना के अगेंस्ट लगा रखा है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। इमेजिनेशन, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? क्या वो इस वॉर को झेल पाएगा? अगर चाइना ताइवान में बिजी है तो क्या चाइना पाकिस्तान की मदद कर पाएगा? और अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो पाकिस्तान की मदद कहां से आएगी? नहीं, अगर ना भी बिजी हो चाइना तो भी कितनी मदद कर लेगा? सिर्फ लॉजिस्टिकल सपोर्ट कर पाएगा। एक्चुअल में लड़ाई तो पाकिस्तान को ही लड़नी पड़ेगी। ऑपरेशन मैं सिंदूर वही में तो क्या चीज कह रहा हूं, लेकिन इंडिया इस सिचुएशन का वेट कर रहा होगा कि भाई, क्योंकि इनकी बातों से तो लग रहा है कि पीओके हमारा होगा एंड ऑल, और ये काफी जल्दी में भी रहेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है 29 से पहले जीत का एक सेहरा और अपने सर पे बांधते हुए नजर आए कि देखो मैंने हिंदुस्तान का एक काम और पूरा कर दिया, मैं एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर हूं कि नेहरू की गलती की हुई जो है उनको सुधार रहा। तो ऐसे में अगर सोचकर देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडिया घुसता है और अफगानिस्तान तक, हालांकि इतना आसान नहीं है क्योंकि माउंटेन वॉरफेयर होगा, लेकिन फिर भी अगर इंडिया अफगानिस्तान तक कब्जा करने में जिस तरीके के टर्मोइल चल रहे हैं कामयाब हो जाता है, तो मुझे एक बात बताइए, आगे आने वाले टाइम में मतलब हो जाता है तो पाकिस्तान के पास इंडिया का मुकाबला करने के लिए क्या पड़ा हुआ, क्या प्रेजेंट है? क्योंकि अगर इतनी भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और दूसरी चीजें इकट्ठी की जा रही हैं तो उसके पीछे का लॉजिक भी तो यही है कि कुछ तो ऐसा है जो बहुत बड़ा हो रहा है और जो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सबको, जो बड़ी पावर्स है उन्हें पता है, या कंट्रीज है उन्हें पता है कि कौन कहां कैसी तैयारी कर रहा है। अब उससे बचने के लिए या उसके लिए ये हो सकता है हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया जा रहा हो और इंडिया के बारे में सोचा जा रहा हो कि ये काबू में आने वाला नहीं है, इसलिए कैसे भी करके इसको जो है वो घेरने के लिए हमारे पास तैयारी होनी चाहिए। तो तुर्की से बड़े अमाउंट में वेपन्स मंगवाए जाए। जी बिल्कुल, बड़े अमाउंट में, बड़े बड़े इतने क्वांटिटी में वेपन्स आ तो रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन इंडिया ने भी तैयारी अपनी पूरी कर रखी है, कोई सीक्रेट नहीं है। आर्मी चीफ खुद बोल चुके हैं कि हमारे हर आर्मी के जो स्पेशल यूनिट है
एक स्पेसिफिक यूनिट है, हर हर आर्मी के जवान के हाथ में एक ड्रोन होगा। जैसे जैसे कि हमारे गुरु गोविंद सिंह के हाथ में बाज होता था, उन्होंने वही रेफरेंस दिया था कि ये ड्रोन बाज का काम करेगा। उस जमाने में बाज होता था, आज ड्रोन काम करेगा। आपके ड्रोन आएंगे ना? स्पेक्यूलेशंस जो है ना, जो मतलब कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिपोर्ट मैंने हल्की सी सुनी थी, पढ़ी, हल्की सी लाइन ही देखी थी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना था कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन वॉरफेयर अगर कहीं होगा तो वो इंडिया और चाइना के बीच में होगा। अब राइट। तुर्की के ड्रोन्स वगैरह होंगे, ठीक है, अब वो कितने होंगे, क्या उस लेवल पे होंगे, हालांकि दुनिया के बेस्ट बताए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया के सामने कुछ काम नहीं आए। पाकिस्तान ने यूज भी किए लेकिन काम नहीं आए। अब उनको किस तरीके से अपग्रेड करके किया जा रहा है वो तो समय बताएगा, लेकिन हाँ इतना है कि इतना तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडिया कमजोर नहीं है और तैयारी इंडिया की पूरी है। अब वो किस लेवल पर है वो समय बताएगा। भाई आएंगे ठीक है, आएंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, काम चल ही नहीं रहा, बहुत काम हो चुका है। और ड्रोन्स ये भी है कि चाइना की ये साथ, जब हम 1962 में, नेहरू जी की गलती रही, वरना नेहरू जी को वार्निंग तो 25 मिली थी कि चाइना इन्वेड करने जा रहा है। अगर उसके बाद भी कोई ना समझे, उसको ये लगे कि मैं इतना बड़ा लीडर बन चुका हूँ कि मेरे सामने चाइना नहीं आएगा, तो और हिंदी चीनी भाई भाई पे ज्यादा भरोसा कर लो, तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। सरदार पटेल ने 10 बार वार्निंग दी थी कि चाइना हमला करेगा, लेकिन हुआ हमला, नेहरू जी उस झटके को नहीं झेल पाए। अगर 1967 में भी तो झटका दिया था, 1967 में भी चाइना को मार मार के 3 किलोमीटर पीछे कर दिया था ना। अगर वो तैयारी पहले कर ली हुई होती तो 62 में झटका ही नहीं लगता। गलतियां, इतिहास की गलतियां, इनसे सीखना बहुत जरूरी है। थैंक्स अ लॉट हरिमोहन जी फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा टाइम निकालेंगे, और वैसे तो जब भी आप तो आपको अप्रोच करें तो बिजी होते हैं, फिर भी आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।